हेलो एवरीवन, मैं निरंजन देव महात्मा गांधी के ऑनलाइन संस्थान पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी ऊर्जावान होंगे और अपने बेहतर भविष्य के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। आज का हमारा सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे तो प्रीलिम्स की बात की जाए या फिर मुख्य परीक्षा की बात की जाए, दोनों में ही बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। आज हम पढ़ेंगे पठार, उनके प्रकार, उनकी विशेषताएं और भारत के संदर्भ में आज का हमारा सेशन जो रहेगा वो रहेगा छोटा नागपुर के पठार को स्पेशली आज हम अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से मुख्य परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर एक फ्रेमिंग के साथ उसका अध्ययन करेंगे हम कि किस प्रकार से छोटा नागपुर का पठार, उसकी स्थिति क्या है, उसका विस्तार क्या है, कैटेगराइज करके अध्ययन करने वाले हैं। तो बिना कुछ देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो सबसे पहले आज मैं आपको पठारों के बारे में सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं। पठार, पठार होते क्या हैं, इनका निर्माण कैसे हो रहा है और इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पठार के बारे में देखते हैं कि पठार मूल रूप से हमारे धरातल पर एक द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। कई बार प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि पठार या पर्वत किस प्रकार के आपके उच्चावच होते हैं। तो ये किस प्रकार के होते हैं? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, अब यहां पर द्वितीय श्रेणी की अगर ये पठार उच्चावच है तो प्रथम श्रेणी के कौन से होंगे, ये प्रश्न निकल के आता है। तो आप याद रखिएगा, हमारे पृथ्वी पर मूल रूप से जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं वो हमारे जितने भी महाद्वीप और महासागर हैं उनको हम प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। उच्चावच का मतलब होता है कि आपकी जो एक समतल भूमि है उससे या तो उठा हुआ भाग या उससे धंसा हुआ भाग, कुल मिलाकर ऐसे कई प्रकार के आपके उच्चावच देखने को मिलते हैं। इनकी उत्पत्ति क्यों होती है उच्चावच की? तो कुल मिलाकर याद रखिएगा कि हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में कई प्रकार के बल कार्य कर रहे हैं। आंतरिक भाग में कई प्रकार के बल कार्य कर रहे हैं, उन बलों को हम मूल रूप से अंतर्जात बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्जात बल, या इन्हें ही हम इंडोजेनेटिक फोर्स के रूप में जानते हैं। अंतर्जात बल मूल रूप से पृथ्वी के अंदर ताप, दाब या प्लेट विवर्तनिकी जैसी घटनाओं से फोर्स लगते हैं और इसके कारण हमारे धरातल पर कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल जाते हैं। उन्हीं परिवर्तनों में हमारे ये पठार भी एक मूल रूप से एक स्थलाकृति बनती है। तो हमने समझा कि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं हमारे पठार। अब इसके बाद हम इसके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखेंगे, ये हमारे समुद्र तल से यदि हम बात करें तो लगभग आपके 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं आपके पठार। पठार की संरचना की बात करें, कैसे दिखते हैं पठार, तो आप देखना, कुल मिलाकर यहां पर जो पठार होता है उसका शीर्ष जो है, शीर्ष वो सपाट होता है और एक प्रकार का ये उठा हुआ मैदानी भाग होता है। कैसा होता है? उठा हुआ मैदानी भाग। तो हमने देखा कि शीर्ष इसका सपाट होता है, उठा हुआ मैदानी भाग होता है और इस पे ढाल भी देखने को मिलता है। तो ढाल भी होगा, शीर्ष सपाट होगा, उठा हुआ मैदानी भाग होगा, 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है और आपका ये द्वितीय श्रेणी का उच्चावच होता है। इसे हम एलिवेटेड टेबल लैंड के रूप में भी जानते हैं। तो एलिवेटेड टेबल लैंड के रूप में हम पठारों को जानते हैं। पृथ्वी के 1/3 भाग पर या 33% भाग पर ये आपके विस्तृत हैं। पृथ्वी के 1/3 भाग या 1/3 पोर्शन पर पठारों का ही विस्तार देखने को मिलता है।
तो इस प्रकार से हमने पठारों के बारे में ये समझा। अब इसको आप डेफिनेशन के रूप में भी लिख सकते हैं या फिर पॉइंट्स फॉर्म में भी इस प्रकार से बता सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ज्योग्राफी में यदि आप पॉइंट्स फॉर्म में या ब्रेक करके कोई भी डेफिनेशन को समझते हैं तो बड़ी ही आसानी से वो हमें समझ में आ जाती है। तो हमने इस प्रकार से ये यहाँ पर पठार का एक बेसिक सेक्शन समझा। अब हम पठारों के मूल रूप से टाइप्स को देख लें और उनकी उत्पत्ति के कारण को समझ लें तो हमें ये पठार भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पठारों के टाइप्स की बात करें, इसके प्रकार की बात करें, तो सबसे पहले आप याद रखना अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार। दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है मूल रूप से गिरिपद पठार। गिरिपद पठार। फिर आपको याद रखना है गुंबदाकार पठार। कौन सा याद रखना है? गुंबदाकार पठार। और फिर आपको याद रखना है महाद्वीपीय पठार। और अंत में आपको एक और महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, वो है आपका ज्वालामुखी पठार। तो इस प्रकार से हमने कैटेगराइज कर लिया पठारों को कि पठार जो है आपके अंतर पर्वतीय, गिरिपद, गुंबदाकार, महाद्वीपी और ज्वालामुखी होते हैं। अब एक एक करके अध्ययन करते हैं अंतर पर्वतीय पठार के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि अंतर पर्वतीय पठार क्या होते हैं। अंतर पर्वतीय पठार की बात करें तो कई प्रकार के पर्वतों के बीच में स्थित या विभिन्न पर्वतों के बीच में स्थित एक उठा हुआ मैदानी संरचना, उसे हम क्या कहते हैं? अंतर पर्वतीय पठार। यानी कि यहां पर दो पर्वत भी हो सकते हैं, उन दो पर्वतों के बीच में मूल रूप से ये क्या है? आपका पर्वत है। पर्वत वाला सेक्शन भी हम कंप्लीट करेंगे, समझेंगे पर्वत क्या होते हैं। अभी इतना समझ लीजिए, पर्वत जो होते हैं इनका शीर्ष कैसा होता है? इनकी चोटी नुमा शीर्ष होता है, नुकीला। चोटी नुमा कैसा होता है? नुकीला शीर्ष होता है। और इसके मध्य में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये सपाट उठा हुआ मैदानी भाग, ये आपका क्या है? पठार। तो हमने यहां पर समझा अंतर पर्वतीय पठार के बारे में कि दो पर्वतों के बीच में एक उठी हुई मैदानी जो संरचना होती है उसे हम क्या कहेंगे? अंतर पर्वतीय पठार। इसका एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल यदि याद रखें तो आप याद रखना पामीर का पठार। पामीर के पठार को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका जो है मूल रूप से यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें, भारत के संदर्भ में बात करें हम, तो आप याद रखिएगा यहां पर मान के चलिए पामीर की गांठ है। कौन सी है? पामीर की गांठ। और यह है आपका हिंदुकस पर्वत। और यहां पर एनातोलिया, तियनसान। और इसके नीचे है आपका कुनलुन पर्वत, कुनलुन पर्वत। और यहां पर है आपका हिमालय। भारत के संदर्भ बात कर रहे हैं तो यहां पर हमने देखा कि पामीर की गांठ के इस साइड में देखें तो आपका हिंदुकस पर्वत, यहां पर तियनसान और यहां पर ये कुनलुन पर्वत और ये आपका हिमालय पर्वत। इसके बीच में जो आपको पठारी संरचना दिख रही है, उठी संरचना दिख रही है, यही आपका क्या है? पामीर का पठार। बस, तो ये आपको याद रखना है यहां पर अंतर पर्वतीय पठार के संदर्भ में। अगला देखते हैं, नेक्स्ट हमारा गिरिपद पठार। गिरिपद पठार। गिरिपद पठार क्या होते हैं उनको भी समझें।
मान के चलिए ये कोई पर्वत है, ये आपका पर्वत है और इस पर्वत का जो निचला भाग है ये आपका या इसका निम्न क्षेत्र है, इस पर्वत से इसका निम्न क्षेत्र है, यहां पर आपको एक उठी हुई संरचना दिखाई देगी। ये भी आपका एक पठारी संरचना है। तो ऐसे हम पठार को क्या कहेंगे? गिरि पद का, गिरि का मतलब होता है पर्वत, पद का मतलब होता है इसके नीचे वाला क्षेत्र या पैर। तो गिरि के निचले क्षेत्र में जो एक उठी हुई पठारी संरचना है वही आपका क्या कहलाएगा? गिरिपद का पठार। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा गिरिपद के पठार को। इसका एग्जाम्पल भी आप याद रख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो है पीडमांट का पठार जो यूएसए में स्थित है। तो पीडमांट का पठार जो यूएसए में स्थित है, इसका एक महत्वपूर्ण रूप से एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं अगला गुंबदाकार पठार के लिए। गुंबदाकार का पठार, गुंबदाकार का पठार क्या होता है उसको भी समझें। जैसे बात करें कोई दो स्थलीय दृढ़ कठोर भाग, या हम प्लेट विवर्तनिकी को यहां पर याद रखें। दो प्लेट हो सकती हैं या दो स्थलखंड या भूखंड हो सकते हैं और ये संपीड़न बल के कारण एक दूसरे के समीप आते हैं। तो यहां पर इन दोनों के बल लगाने से बीच का जो भाग है वो उठ जाता है और यहां पर बन जाता है क्या? पठार। संपीड़न बल के कारण। कोई भी पेज लीजिए, पेज को दोनों साइड से यहां पर कंप्रेस करिए तो बीच का जो भाग है वो आपको क्या हो जाएगा? उठ जाएगा और उसका शीर्ष यदि सपाट हो जाए तो बस आपका कौन सा बन जाएगा? यहां पर बन जाएगा गुंबदाकार पठार। तो एक गुंबदनुमा, एक डोम्बनुमा संरचना बन जाती है। ये गुंबदनुमा, यही आपका बनता है कौन सा? गुंबदाकार का पठार। और इसके बारे में याद रखना, जो एग्जाम्पल काफी इंपोर्टेंट होने वाला है वो है छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार जिसे हम अभी अध्ययन करेंगे, यही आपका मूल रूप से इसके एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा। क्लियर हो पा रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं महाद्वीप पठार की तरफ। महाद्वीप का पठार, तो महाद्वीपी पठार मूल रूप से देखें देखिए, महाद्वीपी पठार जो होते हैं उनके किनारों पर या तो मैदानी संरचना हो सकती है या आपका महासागरीय भाग हो सकता है। तो महासागरीय या मैदानी संरचना इसके क्या है? किनारों पर होते हैं और बीच में ये जो भाग बनता है ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है महाद्वीप पठार। ये स्वतंत्र रूप से निर्मित होते हैं, इसलिए इनको हम जो है स्वतंत्र रूप से बनने वाले पठार की भी कहते हैं या फिर इन्हें महाद्वीप पठार के रूप में भी जानते हैं। क्लियर हो पा रहा है? जैसे आप याद रखें ब्राजील का पठार या फिर कैनेडियन शील्ड, तो इसके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने होंगे। एक तो आपका ब्राजील का पठार जो आपका एग्जाम्पल है महाद्वीपी पठार का, और कैनेडियन शील्ड जो कनाडा में है, ये भी आपका एग्जाम्पल किसका है? महाद्वीप पठार का। अब अंत में हम चलते हैं ज्वालामुखी पठार की तरफ कि ज्वालामुखी पठार मूल रूप से क्या होते हैं। तो ज्वालामुखी पठार की बात करें तो ज्वालामुखी का आपने अध्ययन किया है तो आपको हमेशा याद रखना है कि ज्वालामुखी का उद्गार या तो केंद्रीय रूप में होता है या दरारी रूप में होता है। जब दरारी रूप में मैग्मा का उद्भेदन होता है, मान के चलिए ये दो प्लेट्स हैं और यहां से ये मैग्मा बाहर आ रहा है, यहां से ये मैग्मा बाहर आ रहा है, तो ये प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो इनके बीच में क्या होगी? दरार होगी। बल कौन सा लगेगा? तनाव मूलक बल। बल लगेगा कौन सा? तनाव मूलक बल। और इसके अंदर जो है मैग्मा भरा हुआ है वो बाहर आने का प्रयास करेगा और बाहर आने के बाद ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, जमता जाता है और उससे भी एक पठारी संरचना का निर्माण हो जाएगा और यही पठारी संरचना आपकी क्या कहलाएगी?
ज्वालामुखी पठार। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप भारत के संदर्भ में याद रखें, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार मूल रूप से ये आपका कहां पर फैला हुआ है, तो देखें आप महाराष्ट्र वाले रीजन में आप पूरा का पूरा दक्कन का पठार देखने को मिलता है। और दक्कन के पठार में ही यहां पर ये मैग्मा जब ठंडा होकर जम गया, या लावा आपका ठंडा होकर जम गया। मैग्मा क्या होता है, जब ज्वालामुखी के आंतरिक भाग में भरा होता है तो वो मैग्मा कहलाता है, और धरातल पर आकर मूल रूप से ठंडा होने लगे तो वो लावा कहलाता है। अब यहां पर आपको याद रखना है कि ये दक्कन का पठार मूल रूप से यहां पर बेसाल्ट क्रम की चट्टान मिलती है। अब बेसाल्ट क्रम की चट्टान लावा के ठंडा होने से ही बनती है, और उसके इरोजन से या उसकी वेदरिंग से फिर क्या होती है, ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। तो यहां पर आपको ब्लैक सॉइल का एरिया दिखेगा। कुल मिलाकर ये दक्कन का पठार की बात करें या फिर मालवा के पठार की बात करें, मालवा का पठार ये भी क्या है, ये भी आपका मूल रूप से एक ज्वालामुखी पठार है। आपने मालवा का पठार का अध्ययन किया है तो हम कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के उद्भेदन से हुई है। तो मूल रूप से वो पठार है आपका ज्वालामुखी पठार। ठीक है, तो यहां पर ज्वालामुखी प्लेट्यू को भी हमने समझ लिया। तो पठारों का ये बेसिक सेक्शन कंप्लीट होता है। पठार मूल रूप से क्या होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। 300 से 600 मीटर इनकी हाइट होती है। शीर्ष इनका सपाट होता है, ढलान इनमें होता है, और पृथ्वी की सतह पर 1/3 भाग में फैले हुए हैं। इसके साथ ही हमने इसके टाइप को अध्ययन किया। अब हम जो मूल रूप से चर्चा करने वाले हैं, आज का हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन रहने वाला है। जितने भी विद्यार्थी आज के सेक्शन को देख रहे हैं तो यहां पर आप मूल रूप से मेरे साथ इसका अध्ययन करते चलें, और ये आपके मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और प्रीलिम्स के भी बहुत सारे फैक्ट आज अब मैं यहां पर आपको कवर कराने वाला हूं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पढ़ेंगे, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। सबसे पहले तो मैं आपको यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि नागपुर से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, तो नागपुर से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो बिल्कुल आपको यदि ज्ञान नहीं है तो नागपुर से इसका कोई रिलेशन ना रखें। साथ ही साथ छोटा का मतलब ये बिल्कुल भी छोटा नहीं है, काफी बड़ा है। तो छोटा इसका नाम कैसे पड़ा वो भी अपन समझ लेंगे, लेकिन अभी हमें इसको मूल रूप से एक व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना है। व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने का तात्पर्य यह है कि यदि मुख्य परीक्षा में ये हमारा पूछा गया है कई बार, और आगे भी पूछने के पूरे चांस हैं इसके, इसलिए आप इसको एक क्रमिक रूप से अध्ययन करें। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मुख्य परीक्षा में यदि व्यवस्थित रूप से हमें यदि अध्ययन किया गया है तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं, समय की भी बचत होती है, और साथ ही साथ हमें वो चीज़ याद रहती है एक लंबे समय तक। तो देखिएगा, सबसे पहले छोटा नागपुर के पठार का आप बताएंगे इसका निर्माण, कि इसका निर्माण किस काल में हुआ है, कैसे हुआ है मूल रूप से। साथ ही साथ यहां पर इसके विस्तार पे चर्चा करेंगे। विस्तार ये कहां कहां पर फैला हुआ है, इसकी अक्षांशीय देशांतरी स्थिति के बारे में भी चर्चा होगी। फिर हम इसके जो है मूल रूप से चट्टानों की चर्चा करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन। इसके बाद इसकी मूल रूप से चोटी की यहां पर कौन सी पीक्स पाई जाती हैं, चोटियों के बारे में देखेंगे। फिर हम इसके बारे में देखने वाले हैं मूल रूप से ड्रेनेज सिस्टम, या इसके यहां पर कौन कौन सी नदियों का उद्गम हो रहा है, तो नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहां पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती हैं, तो वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे। फिर यहां पर मूल रूप से कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। फिर यहां पर इसके महत्व पे भी चर्चा की जाएगी, वर्तमान इसका रिलेवेंस क्या है भारत के संदर्भ में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर एक और याद रखेंगे, कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से हमने एक एक करके समझा। अब हम बात करते हैं सीधा निर्माण के बारे में या इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में। निर्माण की बात करें
तो याद रखना फ्रेंड्स, इसकी जो उत्पत्ति है वो प्री कैम्ब्रियन काल के दशक में या प्री कैम्ब्रियन काल के समय में मानी जाती है। तो प्री कैम्ब्रियन, इसकी उत्पत्ति जो है प्री कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है। समय आपको याद रखना है कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन काल। क्लियर है। इसके बाद हम बात करें तो वास्तविकता में भारत के संदर्भ में ये छोटा नागपुर का पठार मूल रूप से प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है, और प्रायद्वीपीय भारत में भी ये पूर्वी पठार का भाग है। सिंपल सी बात ये है कि मान के चलिए तो हमारा ये कंप्लीटली ये प्रायद्वीपीय भारत जो है ये फैला हुआ है, और इस प्रायद्वीपीय भारत में ही ये पूर्वी पठार है, और उस पूर्वी पठार का ये एक भाग है जिसे हम क्या कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार। प्रायद्वीपीय पठार आपका मेघालय में आपका शिलांग का पठार, या फिर आपका मूल रूप से मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का पठार, तेलंगाना का पठार, रायलसीमा का पठार। क्लियर हो रहा है आपको, दंडकारण्य का पठार, इतने सारे पठारों को हम अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी हमें मूल रूप से किसका अध्ययन करना है, अभी हम छोटा नागपुर के पठार को आज एक व्यवस्थित रूप से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई है, साथ ही साथ ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, या इसका निर्माण जो प्रायद्वीपीय भारत के साथ ही हुआ है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगली बात करें हम तो ये आपका एक गुंबदाकार पठार है। अभी हमने अध्ययन किया था कि इसका निर्माण है वो कैसे हुआ है, तो गुंबदाकार पठार के रूप में हुआ है। तो याद रखिएगा आप, ये एक गुंबदाकार पठार के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई है। इस पठार का इंपॉर्टेंट पार्ट एक और याद रखना है आपको, एक पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसका जो दक्षिणी भाग है वो पेनी प्लेन या संप्राय मैदान का उदाहरण है। संप्राय मैदान, थोड़ा सा अगर हम इसको समझ लें कि ये पेनी प्लेन या संप्राय मैदान क्या होता है, तो हमेशा याद रखना कि जितने भी प्लेन्स बने हुए हैं उनका निर्माण दो प्रकार से होता है। जितने भी मैदान हैं उनका निर्माण दो प्रकार से होता है, और उनका निर्माण या तो निक्षेपण प्रक्रिया से हुआ है। निक्षेपण प्रक्रिया का मतलब सीधा सीधा यह है कि नदियों के द्वारा बालू, बजरी, पत्थर, कंकड़ ये सभी को बहाकर किसी निचले भाग में जब जमा करते हैं, उसको भरते जाते हैं, तो वहां पर एक मैदान का निर्माण होता है। यदि मैं बात करूं भारत के संदर्भ में, तो आपका जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसका निर्माण कैसे हुआ है, उसका निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों के जमाव से हुआ है। और वास्तविकता देखा जाए तो हमारा ये गोंडवाना लैंड जो था, गोंडवाना लैंड मूल रूप से अंगार लैंड से अलग हुआ। दोनों आपने जब मूल रूप से महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहां पे आप समझेंगे कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक 33 सागर नाम की भूसन्नति थी, और उस 33 सागर में मूल रूप से देखा जाए तो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, वो वास्तविकता में 33 सागर का ये क्या है, छोटा सा भाग है। और वहां पर वो काफी निचला क्षेत्र होता जा रहा है। उस जगह पे नदियां धीरे धीरे उसको क्या भर रही हैं अपने निक्षेपों से, और वहां पर एक प्लेन का निर्माण हो गया है। तो कुल मिलाकर यहां पर नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से एक मैदान बनता है जिसे निक्षेपात्मक मैदान कहते हैं। दूसरा मैदान कब बनता है, दूसरा मैदान बनता है, मान के चलिए ये कोई एक पर्वतीय या पथरीला कोई क्षेत्र है। अब क्या होगा, इस क्षेत्र में नदी के द्वारा और वायु के द्वारा कटाव हो। यहां पर ये नदी बह रही है, वायु चल रही है, तो इसका क्या होगा, कटाव होगा, और कटाव होकर क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये समतल होता जाएगा, और ये समतल होता जाएगा तो यही बन जाएगा आपका क्या, संप्राय मैदान। तो कुल मिलाकर नदियों के द्वारा अपरदनात्मक क्रिया से
किसी पर्वतीय क्षेत्र का जब कटाव किया जाता है तो उससे भी एक मैदानी संरचना बन जाती है और वही संरचना आपकी क्या कहलाएगी, समप्राय मैदान। तो यहाँ पर हमने ये निर्माण के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण, आपको यहाँ पे ये लिखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, जिसकी विस्तार। विस्तार की बात करें कि मूल रूप से कहाँ पे फैला हुआ है, तो सिंपल सी बात है, यदि भारत के संदर्भ में बात की जाए तो क्या है आपका ये पूर्वी पठार। ये क्या है, पूर्वी पठार। पूर्वी पठार का क्या एक भाग है, और पूर्वी पठार किसका भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का। तो यहां पर विस्तार में तो सबसे पहले आप याद रखना है पूर्वी पठार के अंतर्गत। अब यहां पर कुछ क्षेत्र आपको याद रखने हैं, जैसे झारखंड में मूल रूप से ये फैला हुआ है। कहां पर, झारखंड में। हमारा राज्य है झारखंड, तो झारखंड, झारखंड के साथ आप याद रखना पश्चिम बंगाल, फिर याद रखना उड़ीसा और बिहार। मूल रूप से इन क्षेत्रों में ही फैला हुआ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार। यदि मैं बात करूं छोटा नागपुर के पठार की, तो गंगा सोन नदी घाटी एवं महानदी नदी घाटी के मध्य में है। तो हम बात करें जो गंगा नदी घाटी है, मान के चलिए ये छोटा नागपुर का पठार है आपका, तो यहां पर ये आपका कौन सा है, गंगा नदी घाटी, और ये निचला वाला भाग कौन सा है, महानदी घाटी। तो इसके बीच में जो फैला हुआ है वो आपका कौन सा है, आपका छोटा नागपुर का पठार। क्लियर हो पा रहा है। तो विस्तार में हमने यहां पर ये समझा। और यदि मैं बात करूं इसके अक्षांशी और देशांतरी स्थिति के बारे में, अक्षांशी और देशांतरी स्थिति के बारे में, तो उसको भी आप याद रखिएगा महत्वपूर्ण रूप से। यहां पर ये जो है आप 22 डिग्री लगभग कितना, 22 डिग्री याद रखना अक्षांशी। अब भारत के संदर्भ में अक्षांश कौन से आएंगे, तो सिंपल सी बात है, भारत के संदर्भ में उत्तरी अक्षांश आएंगे। भले ये दक्षिणी भाग है, लेकिन यहां पर दक्षिणी अक्षांश नहीं, ये उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। तो 22 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यहां पर भी 25 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर हो पा रहा है। तो इतना सा आप याद रखिए, 22 और 25। यदि ये प्रश्न भी आपसे कभी प्रीलिम्स में पूछ ले तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, 22 से 25, और 83 से यहां पे 83 डिग्री से लगभग 87 डिग्री तक। ये पूर्वी देशांतर है। क्या है, पूर्वी देशांतर। ये आपके पूर्वी देशांतर। क्लियर हो पा रहा है। तो अक्षांशी देशांतरी स्थिति के बारे में भी इसको याद रखना कि 22 से 25 और 83 से 87 उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतरों के मध्य आपका ये फैला हुआ है। कौन सा, आपका छोटा नागपुर का पठार। क्लियर हो पा रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मूल रूप से, इसके पहले क्लासिफिकेशन को ले लेते हैं, फिर हम चट्टानों को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके वर्गीकरण की बात करें। वर्गीकरण क्लासिफाइड कर लेते हैं छोटा नागपुर के पठार को, तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा छोटा नागपुर के पठार के क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले बात करें, मान के चलो ये आपका कोई छोटा नागपुर का पठार है, और छोटा नागपुर के पठार में देखें तो यहां पर ये आपका जो क्षेत्र दिख रहा है, ये त्रिभुजाकार, इसे हम पाट भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, पाट भूमि। पाट भूमि कहते हैं। क्लियर हो पा रहा है। और ये पाट भूमि क्या होती है, तो पाट भूमि को समझिएगा, एक समतल संरचना है, समतली मैदानी संरचना है पाट भूमि। लेकिन ये थोड़ा सा आप देखें तो इस प्रकार से
इस प्रकार से आपको कुछ आकृति बनी हुई दिखाई देगी पाटभूमि की। और पाटभूमि को हम देखें तो इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसे टांड कहते हैं और ये आपका दौन होता है। क्लियर हो पा रहा है आपको? तो टांड और दौन ये मूल रूप में क्या एक पाटभूमि है। ये आकृति इसकी त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार आकृति है। क्लियर हो पा रहा है? यहां पर देखें तो कई प्रकार की पाटभूमियां हैं, जैसे नेताहार, नेताहार पाट, खमीरा पाट, ठीक है, रुंडी पाट। तो कुछ आपके पाट याद रख लेना आप लोग। अब इसके बारे में देखें तो इसके ठीक बीच में यह है आपकी दामोदर नदी। ये कौन सी आपकी? दामोदर नदी। क्लियर हो पा रहा है? और दामोदर नदी के ऊपर में आप देखें तो यह पूरा, यह है उच्च हजारी बाग और ये निम्न हजारी बाग। तो कुल मिलाकर इसका जो उत्तरी क्षेत्र है वो आपका हजारी बाग है। और उत्तर पूर्व में देखें ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम कहेंगे राजमहल की पहाड़ियां। क्या कहेंगे? राजमहल की पहाड़ियां। तो इसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन सी है? राजमहल की पहाड़ियां हैं। और यदि मैं इसके निचले क्षेत्र की बात करूं तो ये आपका कौन सा है? पूरा का पूरा रांची का पठार। कौन सा है आपका? रांची का पठार। इंपॉर्टेंट रूप से आप याद रखना। उसके बाद यहां पर देखें इसके बीच में ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये आपका कौन सा है मूल रूप से? तो कोडरमा, कोडरमा का पठार। कौन सा है? कोडरमा का पठार। उसके बाद आप देखिएगा यहां पर ये पलामू का पठार, ये है आपका कौन सा? पलामू का पठार। उसके बाद यहां पर एक और मैदानी संरचना दिखेगी इस जगह पे, ये एक मैदानी संरचना है। क्लियर हो पा रहा है? चलिए, तो हमने इसको थोड़ा सा वर्गीकरण किया कि दामोदर नदी के उत्तर में है हजारीबाग का पठार, उत्तर पूर्व में है राजमहल की पहाड़ियां, दक्षिण में है रांची का पठार, यहां पर ये इसके ठीक पश्चिम वाला क्षेत्र इसे पाटभूमि के रूप में जानते हैं। किसके? पाटभूमि के रूप में। और इस क्षेत्र में ये पूरा का पूरा विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। तो हमने इसको डिवाइड कर लिया है मूल रूप से। क्लियर हो पा रहा है? वर्गीकरण करने के बाद तो इसके उत्तर में हजारीबाग, उत्तर पूर्व में देखें तो राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, और दक्षिण में रांची का पठार। और रांची का पठार जो है ये आपका एक संप्राय मैदान का उदाहरण है। और पश्चिम में पाटभूमि, पाटभूमि के बारे में भी हमने देखा। तो ये हमारा यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशन को समझ लिया। अब हम बात करते हैं चट्टानों के बारे में कि चट्टानें मूल रूप से कौन कौन सी पाई जाएंगी हमारे छोटा नागपुर के पठार में। चट्टानों वाले सेक्शन को समझ लिया तो यहाँ से आपका मिनरल वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि चट्टानों का आपको अध्ययन यदि ठीक से आ गया तो हम मिनरल्स को भी बड़ी आसानी से समझ लेंगे। क्लियर हो पा रहा है? देखिए, तो चट्टानों में देखते हैं सबसे पहले चट्टान। यहां पर मूल रूप से रॉक्स होती क्या है? यदि आप देखें तो रॉक्स क्या होती है, चट्टान क्या होती है? तो हमारी भूपरपट्टी पे पाए जाने वाले सभी कठोर और मुलायम पदार्थ, केवल धातुओं को छोड़कर, धातुओं को छोड़ दिया जाए तो हमारी भूपरपट्टी पे पाए जाने वाले सभी कठोर और मुलायम पदार्थ ही क्या है? चट्टान है।
या फिर हम यूं कहें तो खनिजों के समूह को भी क्या कहते हैं, हम चट्टान कहते हैं। क्लियर हो पा रहा है आपको। अब चट्टान भी अलग अलग प्रकार की हैं। मूल रूप से देखा जाए तो आर्कियन क्रम की चट्टान की बात करें या धारवाड़ की बात करें, कुड़प्पा की, विंध्यन की, गोंडवाना की, ये सभी चट्टानें आपकी मूल रूप से छोटा नागपुर के पठार में देखने को मिलेंगी और उनको हम एक एक करके समझते हैं। लेकिन वास्तविकता में चूंकि प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है तो आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना हुआ, लेकिन आर्कियन क्रम की चट्टानों का भी क्या हो गया, रूपांतरण हो गया और क्या बन गई वो, ग्रेनाइट नीस सिस्ट का उन्होंने रूप ले लिया। तो मूल रूप से आपका जो छोटा नागपुर के पठार में सबसे ज्यादा विस्तार है वो ग्रेनाइट नीस या सिस्ट प्रकार की चट्टानें हैं, लेकिन फिर भी कई जगह पर अलग अलग प्रकार की चट्टानें भी देखने को मिलेंगी और उनको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, इसके मध्य में जो दामोदर नदी प्रवाहित होती है उसे दामोदर नदी घाटी क्षेत्र कहते हैं और नदी घाटी क्षेत्रों में मिलता है कोयला। और कोयला किन चट्टानों में मिलेगा, तो वो आपको याद रखना है, सर्वाधिक कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। तो यहां पर ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। कौन सी हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टान। क्लियर हो पा रहा है। और यदि हम बात करें यहां पर इस क्षेत्र में एक इसका जिला है कटवा, कटवा जिला है, कटवा क्षेत्र है और यहां पर आपको मूल रूप से विंध्यन क्रम की चट्टान मिलेंगी। कौन सी मिलेंगी, विंध्यन, केवल यहीं पे मिलती है विंध्यन क्रम की चट्टान। और विंध्यन क्रम की चट्टानों का यदि और कैटेगराइज किया जाए तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है आपको, मूल रूप से संगमरमर या फिर लाल बलुआ पत्थर या फिर चूना पत्थर। तो चूना पत्थर हो, लाल बलुआ पत्थर हो या संगमरमर हो, ये सभी आपके विंध्यन क्रम की चट्टानों में देखने को मिलते हैं। और विंध्यन क्रम की चट्टानों में एक महत्वपूर्ण रूप से किम्बरलाइट की चट्टानें पाई जाती हैं जिनमें हीरा मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं मूल रूप से ये पाट भूमि वाला जो क्षेत्र है आपका, इसका निर्माण दक्कन ट्रैप से हुआ है। कौन सा, दक्कन ट्रैप। तो यहां पे लावा उद्भेदित हुआ है दक्कन ट्रैप का और वो क्रिटेशियस काल में इसका उद्भेदन हुआ है। और यहां पर यदि आप बात करें, ये आपकी राजमहल की पहाड़ियां हैं, यहां पे भी लावा उद्भेदन हुआ है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ये पहले का है। ये टाइम पीरियड क्या है आपका, जुरासिक काल का है। और जुरासिक काल में यहां पर मूल रूप से आपकी जो चट्टानें बनी हैं वहां पर आपको लेटेराइट के निक्षेप मिलेंगे, जबकि दक्कन ट्रैप की चट्टानों से यदि हम बात करें तो बॉक्साइड, और बॉक्साइड में क्या मिलता है, यूरेनियम, सॉरी बॉक्साइड में क्या मिलता है, एल्यूमिनियम। क्लियर हो पा रहा है आपको। फिर हम बात करते हैं रांची के पठार की। और रांची के पठार में मूल रूप से मिलती है धारवाड़ क्रम की चट्टान। और धारवाड़ क्रम की चट्टान में हमेशा याद रखना धात्विक खनिज पाए जाते हैं और वो आपका लोहा के रूप में याद रखना है आपको। तो धात्विक खनिज जो मूल रूप से लोहा पाया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ चट्टानों के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया कि कौन कौन सी क्रम की चट्टान है। चाहे तो विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात करें जो कटवा क्षेत्र में मिल रही है, यहां पर आपको लेटराइट के निक्षेप देखने को मिलते हैं, लावा से निर्मित चट्टानें यहां पर मिलेंगी। यहां पर आपको दक्कन ट्रैप की चट्टान मिलेंगी और इसके मध्य भाग में गोंडवाना क्रम की, जहां पर सर्वाधिक कोयला मिलेगा। और साथ ही साथ बात करें धारवाड़ क्रम की चट्टान जो रांची के पठार में देखने को मिल जाती है। तो ये हमने कंप्लीट किया चट्टानों का सेक्शन। अब हम बात करते हैं यहां पर चोटी की। कौन कौन सी यहां पे चोटी, या फिर हम बात करें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पीक्स की बात कर लेते हैं।
तो याद रखिएगा, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है उसे हम पारसनाथ के रूप में जानते हैं। कौन सी है? पारसनाथ। और यह सर्वोच्च चोटी है, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 1365 मीटर इसकी हाइट मानी जाती है। यह हजारीबाग में है। कहां पर है? हजारीबाग में, गिरिडीह जिले में। हजारीबाग में गिरिडीह, तो हजारीबाग के गिरिडीह में है आपकी कौन सी? पारसनाथ की चोटी। इस पठार की यदि हम औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग 750 मीटर मानी जाती है। औसत ऊंचाई कितनी है इस पठार की? औसत ऊंचाई कितनी है? 750 मीटर। क्लियर हो पा रहा है आपको? तो सबसे ऊंची चोटी देख ली। सेकंड लार्जेस्ट आ जाए तो सरुमात। कौन सी है? सरुमात। क्लियर हो पा रहा है आपको? तो सरुमात चोटी के बारे में आप याद यहां पे रखना है। अब हम बात करते हैं यहां पर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कि मूल रूप से छोटा नागपुर का पठार जो है उसका ड्रेनेज सिस्टम क्या है। मतलब नदियों का यहां पर कई प्रकार का बहाव देखने को मिलेगा या नदियों का एक तंत्र मिलेगा, तो नदियों के बारे में भी इसको समझ लेते हैं। मूल रूप से ड्रेनेज सिस्टम की बात करने वाले हैं। अब हम नदियां कौन कौन सी मिल रही हैं, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपको जो इस पठार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। नदियों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है दामोदर नदी। इससे बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं दामोदर नदी के बारे में। तो दामोदर नदी के बारे में आप यहां पे समझ लीजिएगा। ये पलामू जिले से निकलती है। कहां से निकलती है? पलामू जिले से। उद्गम इसका पलामू, और इसका जो मिलन स्थल है वो है आपका कौन सा? हुगली नदी। तो मिलन स्थल का क्या है इसका? हुगली नदी। और हुगली नदी क्या है? तो हुगली नदी है, मान के चलिए ये है आपकी गंगा, और इसकी एक दक्षिणी शाखा जो आती है, ये गंगा आगे निकल गई, और ये पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो मूल रूप से इसकी दक्षिणी शाखा को हम क्या कहेंगे? हुगली। और इसी हुगली में आपकी मिलती है कौन सी? दामोदर। तो इस प्रकार से आप याद रखना, गंगा नदी की जो दक्षिणी शाखा है उसे हुगली के रूप में जानते हैं, और हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी? दामोदर। राइट। अब हम समझते हैं, यदि दामोदर नदी की बात करें तो इसे जैविक मरुस्थल के रूप में भी जानते हैं। याद रखना है आपको, इसे हम जैविक मरुस्थल के रूप में जानते हैं। सर्वाधिक पॉल्यूशन हो रहा है, और पश्चिम बंगाल का शोक, ये प्रीलिम्स के बहुत सारे फैक्ट हैं। पश्चिम बंगाल का शोक कहें या जैविक मरुस्थल के रूप में जानते हैं। यदि हम बात करें दामोदर नदी के इंपॉर्टेंट पार्ट की, तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत के बाद में सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है हमारी। तो स्वतंत्र भारत के बाद में सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है हमारी दामोदर नदी घाटी परियोजना। और दामोदर नदी घाटी परियोजना का जो मॉडल है वो टेनेसी नदी घाटी परियोजना से लिया गया है यूएसए में। तो यूएसए में टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर हमने दामोदर नदी घाटी परियोजना को बनाया है। और बहुउद्देशीय परियोजना को तो आप जानते ही हैं। बहुउद्देशीय परियोजना चाहे तो पेयजल की बात करें, विद्युत के निर्माण की बात करें, सिंचाई की बात करें, या फिर बाढ़ के नियंत्रण की बात करें, तो सबसे ज़्यादा मूल रूप से बहुउद्देशीय परियोजनाओं को हमें याद रखना होगा। एक हमारा अलग सेक्शन होगा, वहाँ पर हम जितने भी हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, उनको पढ़ेंगे। जैसे इस पर तिलैया है, मैथान है, पंचेत है, कोनार है, ये महत्वपूर्ण डैम्स इस पर बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से दामोदर नदी के बारे में आप याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं स्वर्णरेखा नदी। ये स्वर्णरेखा नदी ये आपके रांची के पठार में दक्षिण में प्रवाहित हो रही है स्वर्णरेखा नदी। और इसकी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये आपकी
मूल रूप से यहां पर स्वर्ण निष्कर्षण के लिए, क्या, स्वर्ण निष्कर्षण यानी सोने का उत्पादन स्वर्णरेखा नदी से ही होता है। यहां पर बहुत सारा सोने का निष्कर्षण किया जाता है, इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण होगी आपकी स्वर्णरेखा नदी। इस पर एक महत्वपूर्ण रूप से हुंड्रू जलप्रपात है। कौन सा है? हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, बहुत सारा पर्यटन वाला जो सेक्शन होगा इसमें ही आपको याद रखना है कि हुंड्रू जलप्रपात जो है एक प्राकृतिक, अब देखो जलप्रपात को भी हम पढ़ लेंगे कि नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती है जो कठोर और मुलायम चट्टानों के कटाव से बनती है। तो मूल रूप से स्वर्णरेखा नदी के द्वारा एक फॉल बनाया जाता है, वाटरफॉल, जिसे हम हुंड्रू फॉल के रूप में जानते हैं। क्लियर हो पा रहा है? स्वर्ण निष्कर्षण के लिए जानी जाती है, रांची के पठार में प्रवाहित होती है। रांची के पठार में ये क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो इतनी सारी बातें याद आप यहां पे रखिएगा। इसके अलावा और भी सारी नदियां हैं, चाहे तो ब्राह्मणी की बात करें, मोरनी की बात करें, ठीक है, तो कुछ नदियों के बारे में आप याद यहां पे रखिएगा। ये महत्वपूर्ण नदियां जो मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं वनस्पति या किस प्रकार के वन यहां पर मिलते हैं। वनस्पतियों के संदर्भ में देखें तो यहां पर दो प्रकार के वन मिलते हैं। कितने प्रकार के मिलते हैं? दो प्रकार के। वनस्पतियों की बात करते हैं तो वनस्पतियों में देखिएगा आप, यहां पर पर्णपाती वन मिलते हैं और पर्णपाती भी आपके एक तो शुष्क और दूसरे कौन से? आर्द्र। आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। मान के चलिए आपका छोटा नागपुर का पठार है, तो इसका जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी, और ये इसका पश्चिमी क्षेत्र है, तो पूर्वी क्षेत्र में आपके आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे। कौन से? आर्द्र पर्णपाती। और इसके पश्चिम में मूल रूप से शुष्क पर्णपाती। ये याद रखिएगा आप। अब आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन होते क्या है, इसको भी समझ लें थोड़ा सा। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बस आप इत्मीनान से इस पूरे सेक्शन को समझते चलें। पर्णपाती का मतलब होता है ऐसे वृक्ष जो अपने पत्ते गिरा देते हैं। आर्द्र का मतलब होता है जहां पर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, और यहां पे 100 से कम हो। और मूल रूप से उष्णकटिबंधीय, अब इसको हम क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंधीय। अब भारत पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र पूरा क्या है? ट्रॉपिकल जोन है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय में हमारे यहां पर कौन से हैं? आर्द्र पर्णपाती एवं शुष्क पर्णपाती। तो ये हमारा सेक्शन वनस्पति वाला कंप्लीट हुआ कि यहां पर हमारे उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिल जाते हैं। वनस्पति वाले सेक्शन कंप्लीट होने के बाद में जो इस पठार का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, और वो है इसके मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स यहां पर हम उन क्षेत्रों को भी समझ लेंगे, तो एक एक करके हमारे मिनरल्स वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा, आपको याद रखना है सबसे पहले कोयला। ये हम पढ़ रहे हैं खनिज वाला सेक्शन, मिनरल्स वाला। अब हम कोयला की बात कर रहे हैं, तो कोयला आपका बिटुमिनस प्रकार का हो सकता है, एंथ्रेसाइट का हो सकता है, या फिर लिग्नाइट का हो सकता है। सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला जो है आपका एंथ्रेसाइट पाया जाता है, लेकिन भारत में केवल जम्मू कश्मीर के रिसरा क्षेत्र में ही आपका एंथ्रेसाइट का मिलता है। लेकिन भारत में सर्वाधिक कोयला मूल रूप से आपको बिटुमिनस प्रकार का मिलेगा। और कोयला की बात करें तो हमारे भारत में जितनी भी नदी घाटी क्षेत्र हैं उन सभी में आपका कोयला देखने को मिलता है। तो यहां पर भी यदि हम बात करें इस छोटा नागपुर के पठार में, तो चाहे तो आपका फिर मूल रूप से दामोदर नदी घाटी वाला क्षेत्र वो पूरा क्षेत्र जो है आपका कोयले का ही बेल्ट माना जाता है और कोयला से संपन्न क्षेत्र माना जाता है। क्षेत्रों की बात कर लें यहां पर, तो झरिया, बोकारो, गिरिडीह। तो झरिया, बोकारो और गिरिडीह, साथ ही साथ डाल्टनगंज,
झरिया, बोकारो, गिरिडीह, डाल्टनगंज और यहां पर राजमहल, रामगढ़, ये कुछ क्षेत्र भी आपके कोयला के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। अगली बात करें यहां पर मैग्नीज की बात कर लें कि मैग्नीज जो है मूल रूप से कहां पे पाया जाता है, तो हजारीबाग और धनबाद। कौन सा? हजारीबाग और धनबाद। तो हजारीबाग और धनबाद वाला क्षेत्र। यदि हम बात करें लोहा की, लोहा, आयरन, तो मैंने आपको बताया धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलेगा लोहा, और लोहा मूल रूप से सिंह भूमि, नोआ मंडी और पलामू, इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो हमने लोहा को भी देखा। फिर हम बात करें यहां पर एक और बड़ा महत्वपूर्ण मिनरल्स मिलता है जिसे हम अब्रक या माइका कहते हैं, और एक आपको क्षेत्र याद रखना है कोडरमा। कोडरमा, कोडरमा की खदान बड़ी प्रसिद्ध है ये, इसलिए आपको याद रखना है। तो हमने माइका के बारे में देखा कि माइका जो है मूल रूप से कोडरमा वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यहीं पर आप देखें तो स्वर्ण भी जो है, स्वर्ण या सोना, वो स्वर्ण रेखा नदी से निष्कर्षण, जैसा कि मैंने बताया, स्वर्ण रेखा नदी से निकाला जाता है। यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम तो जादूगोड़ा, जादूगोड़ा की खदान काफी प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ बात करें आप यहां पर तांबा, तो घाटशिला और मौसावानी, ये कुछ क्षेत्र आपको याद रखने हैं। तो घाटशिला हो और मौसावानी, ये सभी क्षेत्र आपको याद रखने हैं किसके अंतर्गत? आपके छोटा नागपुर के पठार के संदर्भ में। तो कोयला भी देखा हमने, मैग्नीज हुआ, लोहा हुआ, अब्रक, स्वर्ण, यूरेनियम और तांबा, इतने सारे मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए खनिज संपदा की दृष्टि से ये सबसे ज़्यादा रिच माना जाता है। और इसके उपनामों में भी चर्चा करें, यदि हम छोटा नागपुर के पठार के उपनामों की बात करें तो इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके कुछ उपनामों की बात करें कि छोटा नागपुर के पठार को, तो इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण उपनाम है जो आपको याद रखना है। इसे क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश। अब ये रूर प्रदेश क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लें। ये रूर प्रदेश वास्तविकता में यूरोप की जर्मनी में एक नदी है राइन और उसकी सहायक नदी है रूर। तो उस क्षेत्र में वहां पर सर्वाधिक कोयला देखने को मिलता है, इसलिए उस क्षेत्र को हमने क्या कहते हैं? रूर प्रदेश कहते हैं। तो वास्तविकता में जर्मनी में राइन की सहायक नदी रूर, उनके बीच में कोयला का सबसे ज़्यादा विस्तार देखने को मिलता है, इसीलिए उस प्रदेश से तुलना की जाती है हमारे किसकी? छोटा नागपुर के पठार की। या इसे खनिजों का भंडार भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? खनिजों का भंडार। खनिजों का भंडार भी इसे कहते हैं। क्लियर हुआ? यदि मैं इसके छोटा नागपुर के पठार के नामकरण की बात करूं तो नामकरण में देखें तो वास्तविकता में क्या है, यहां पर ये छोटा जो शब्द है वो रांची के, यहां पर कोई एक छोटा गांव है, रांची जो एक छोटी रियासत मानी जाती है, वहां पर एक छोटा गांव है, उसके नाम पर इसका नामकरण किया गया, इसलिए इसको हम छोटा नागपुर के पठार के रूप में जानते हैं। क्लियर हो पा रहा है आपको? यहां पर नागवंश के आधार पे भी या खोखरा वंश के आधार पे भी इसका कुछ नामकरण किया गया है, तो वो आप इसको याद रखना। नागपुर मतलब नागवंश से ये लिया गया है। क्लियर है? चलिए, तो नामकरण की भी बात हमने की, इसके उपनामों की भी चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं यहां पर इसके महत्व को लेकर, रिलेवेंस को लेकर बात करते हैं, इसके महत्व को लेकर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे करते हैं, भारत के 7 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में से एक माना जाता है छोटा नागपुर का पठार। याद रखिएगा आप, भारत के 7 प्रमुख
औद्योगिक प्रदेश। तो भारत के 7 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में से एक माना जाता है कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। और ये औद्योगिक प्रदेश यदि हम देखें तो क्या होते हैं? औद्योगिक प्रदेश देखें तो ऐसे क्षेत्र जहां पर सर्वाधिक औद्योगिक संकेंद्रण देखने को मिलते हैं, जहां पर सस्ती बिजली, सस्ता श्रम, सस्ते आपके कच्चे माल की आपूर्ति होती है, परिवहन का बहुत अच्छे से विकास हो जाए, तो उन क्षेत्रों में क्या होता है? वहां पर औद्योगिक क्षेत्रों का क्या होता है? यहां पर देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से छोटा नागपुर का पठार एक महत्वपूर्ण रूप से औद्योगिक प्रदेश है। इनमें यदि हम बात करें, यहां पर रांची, धनबाद, हजारीबाग, कौन कौन से? चाहे तो रांची हो, धनबाद हो, हजारीबाग हो, जैसे नगरों का विकास हुआ है। साथ ही साथ यहां पर जमशेदपुर, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टील सिटी ऑफ इंडिया। तो जमशेदपुर जो है वो यहां पर स्टील क्षेत्र के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध माना जाता है। यहां पर बहुत सारे रोजगार की संभावना इस क्षेत्र ने निर्मित की है। तो जमशेदपुर क्या है? मूल रूप से इस छोटा नागपुर के पठार के लिए काफी महत्वपूर्ण रूप से माना जाता है। साथ ही बात करें बोकारो, आपका स्टील प्लांट लगा हुआ है। क्लियर हो पा रहा है आपको? यहां पर इसके महत्व पे बात करें तो जैनों के धार्मिक स्थल, इसका धार्मिक महत्व भी है। जैनों का धार्मिक स्थल संवेद शिखर, कौन सा? संवेद शिखर, हर्षनाथ, ये कुछ महत्वपूर्ण है जो जैनों के धार्मिक स्थल माने जाते हैं। धार्मिक पर्यटन भी यहां पर देखने को मिलता है। जैव विविधता संपन्न है, जैव विविधता संपन्न है। और यहां पर जलप्रपात जो आपके पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध माने जाते हैं, जैसे हुंड्रू जलप्रपात, तो पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इतने सारे इसके महत्व आप याद रखिएगा। किसके संदर्भ में? छोटा नागपुर के पठार के संदर्भ में। ये सारे महत्व आपको कहीं ना कहीं छोटा नागपुर के पठार के मूल रूप से बेसिक इसकी जो विशेषता है उसके बारे में संदर्भित कर रहे हैं। क्लियर हो पा रहा है आपको? और इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या हो सकती है? तो यहां पर खनिजों के लिए संपन्न है, जो कि मैं बता चुका हूं। तो खनिज की दृष्टि से संपन्न, इसलिए इसको भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। तो वो भी आप जो है महत्व के सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर चुनौतियों को लेकर कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी चुनौतियां हैं तो आप याद रखिएगा। चुनौती के संदर्भ में सबसे पहले तो यहां पर आप देखें तो विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। क्या है? विकास की क्षेत्र, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय असमानता। सबसे ज्यादा क्या मिलती है यहां पर? क्षेत्रीय असमानता। बहुत ज्यादा यहां पर क्षेत्रीय असमानता देखने को मिलती है। क्षेत्रीय असमानता से तात्पर्य आर्थिक, राजनीतिक या किसी प्रकार से वहां पर अमीर और गरीब का एक ज्यादा खाई देखने को मिलती है। और इस क्षेत्र में आप देखें मूल रूप से तो एक और जो बड़ी समस्या निकल के आती है वो है नक्सलवाद की। नक्सलाइट वाला एरिया ये प्रभावित माना जाता है और नक्सलवाद के कारण यहाँ पर विकास मूल रूप से नहीं हो पा रहा है। इसलिए यहाँ पर ये आर्थिक विकास में पिछड़ा हुआ है। तो आर्थिक विकास में ये पिछड़ा हुआ है, मतलब अधोसंरचना, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अधोसंरचना का विकास नहीं हुआ है यहाँ पर। और यहां पर इंपॉर्टेंट बात एक और याद रखिएगा, गरीबी, बेरोजगारी, साथ ही साथ राजनीतिक अस्थिरता। साथ ही साथ क्या यहां पर? राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जो हमें इस छोटा नागपुर के पठार में देखने को मिल जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा पूरा का पूरा सेक्शन, जिसमें मैंने छोटा नागपुर के पठार को इसके निर्माण से लेकर अंत में चुनौती तक कंप्लीट किया है, इसी संदर्भ में आप इसको मुख्य परीक्षा की दृष्टि से लिखिएगा। जहां तक शब्द सीमा की बात है
तो उसको आप कंटेंट अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं या उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो हमारा कैटेगराइज करने का था, उसको समझने का था। तो हमने इसको कॉन्सेप्चुअली समझा, फैक्चुअल समझा। तो यहाँ पर ये आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।